नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। सदन में संग्राम, कल से ही संसद गरमाया हुआ है। लोकसभा में गर्माहट बढ़ रही है। सियासी तापमान एक तरफ बढ़ता जा रहा है। मौसम में भले थोड़ी ठंड आ गई हो, लेकिन सियासी तापमान निरंतर चढ़ता जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी का बयान सामने आने के बाद भाजपा ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। दूसरी तरफ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जमकर बरसे। सदन में जमकर विरोध भी होता रहा, जमकर, क्योंकि विपक्ष भी इस बार मजबूत भूमिका में है, तो आवाजें बाहर तक आती हैं। कहीं ना कहीं विरोध के स्वर अब तेज और सशक्त हो चुके हैं। तो सदन संग्राम में तब्दील हो गया है। सदन में संग्राम और ये सारा तमाशा, ये सारा जो खेल है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव को साधने की तैयारी जोरों पर है। किस तरीके से साधा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने संदेश पहुंचाए जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जुड़ाव हो सके, तैयारी इसकी है और जगह सदन बन गया है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा में गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष के हर सवाल का पीएम मोदी का जवाब। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। हिंदू हिंसक वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। नीट मामले में हो रही गिरफ्तारियां। भ्रष्टाचार को लेकर हमारी जीरो टॉलरेंस नीति। देश ने लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति देखी। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मंगलवार को चर्चा हुई। धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने सिर्फ झूठ का अफवाह फैलाया, फिर भी हम तीसरी बार चुनाव जीते। हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश चल रही है। गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। सदन में कहा गया कि हिंदू हिंसक होते हैं। ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं। ईश्वर का हर रूप दर्शन के लिए होता है। ईश्वर का कोई भी रूप निजी स्वार्थ के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं होता है। जिसके दर्शन होते हैं उसके प्रदर्शन नहीं होते हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देवी देवताओं का अपमान 140 करोड़ देशवासियों के दिलों को गहरी चोट पहुंचा रहा है। अब हिंदू समाज को भी सोचना होगा, क्या ये अपमानजनक बयान संयोग है या कोई प्रयोग की तैयारी है? ये हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा। दरअसल सोमवार को राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत 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 करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सच का साथ देना चाहिए। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2024 की कांग्रेस पार्टी परजीवी कांग्रेस के रूप में जानी जाएगी। परजीवी वो होता है जो जिस शरीर के साथ रहता है उसी को खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है। 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है। और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है, ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है। नीट पेपर लीक पर पीएम मोदी ने कहा कि मैं हर विद्यार्थी को, हर नौजवान को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। हम युद्ध स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा।
युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लोकसभा में पीएम मोदी ने झारखंड के चुनाव पर भी चर्चा की। पीएम ने कहा कि पिछले विधानसभा में जितने वोट मिले थे, लोकसभा में उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। इस समय में 3 राज्यों में चुनाव है। जिन राज्यों में चुनाव उसमें से 3 की मैं बात करता हूं। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, यहां चुनाव आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पिछली विधानसभा में इन 3 राज्यों में जितने वोट मिले थे, इस लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष भी आक्रामक दिखा। लगातार बिल में आकर नारेबाजी करता रहा। विपक्ष के शोर शराबे के बीच पीएम मोदी ने कई बार असहज महसूस किया। स्पीकर ने भी कई बार विपक्ष के नेताओं को फटकार लगाई, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम रिपोर्ट आपने देख ली। 10 वर्षों की सरकार के बाद आपको भी यह महसूस हुआ होगा कि सदन में कहीं ना कहीं संतुलन बन रहा है। कहते हैं कि लोकतंत्र का आधार ही मतभेद होता है और कहीं ना कहीं आस्था अगर टिकाए रखना है तो शक्ति का संतुलन जरूरी है। अब वही स्थिति सामने है। 10 वर्षों के बाद नरेंद्र मोदी को जो तीसरा शासनकाल मिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 सालों का, यह निश्चित तौर पर एक मजबूत विपक्ष के साथ मिला है। तेवर आक्रामक है दोनों तरफ के। देखना है कितना नवनिर्माण हो पाएगा, कितना सृजन हो पाएगा। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से अविनेश कुमार जी जुड़े हैं। अविनेश जी, स्वागत है आपका। आजसू से विजय साहू जी जुड़े हैं। विजय जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस से राजीव रंजन जी जुड़े हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। और झामुमो से हेमलाल मेहता जी जुड़े हैं। हेमलाल जी, स्वागत है आपका। आप सभी अतिथियों का स्वागत। शुरुआत बात भाजपा की है तो भाजपा से ही शुरू करते हैं। अविनेश जी, आप लोग हिंदू हैं या हिंसक हैं या सारे हिंदू हिंसक हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत का लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे सुंदर लोकतंत्र माना जाता है, सबसे सुदृढ़ और सबल माना जाता है, उस लोकतंत्र के मंदिर में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो आचरण रहा, जिस तरीके का वक्तव्य रहा, वो पीड़ादायक और वेदनादायक रहा है। शायद उनको मालूम नहीं है कि ये भारत भूमि किस लिए विख्यात है। कुछ अतीत में जाएंगे तो यहीं का एक नौजवान जब कन्याकुमारी के समुद्र में अर्धरात्रि में कूदता हुआ जाता है और साक्षात भगवती भारत माता का दर्शन करके जब शिकागो के धर्म महासम्मेलन में जाकर बोलता है कि धर्म ही इस राष्ट्र का मेरुदंड है, उस स्वामी विवेकानंद को भी थोड़ा राहुल गांधी को पढ़ना चाहिए। किसी ने कुछ रटा रटाया चीज दे दिया और बहुसंख्यक हिंदू समाज पर जो टीका टिप्पणी उन्होंने किया है, शायद राहुल गांधी को नहीं मालूम है। एक बार इन्होंने बोला कि मंदिर में जाने वाले लोग ही सबसे ज्यादा बस में छेड़खानी करते हैं, ये उनका बयान था। फिर एक बार इन्होंने बोला था इसी भारत में कि लश्कर तैयबा से भी खतरनाक संगठन हिंदुओं का संगठन है, जो उग्र हैं और जो एग्रेसिव हैं, लश्कर तैयबा। आप सोच लीजिए, इनका बयान और इनका जो राजनीतिक रूप से जो कभी कभी जो आचरण रहा है, वह इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। और कांग्रेस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई सिद्धांत, कोई दर्शन बचा है कि नहीं। हर राजनीतिक दल को एक सिद्धांत और दर्शन लेकर चलना पड़ता है। अगर किसी राजनीतिक दल के पास कोई सिद्धांत दर्शन नहीं रहेगा तो शून्यता में भटकेगा। आज कांग्रेस पार्टी वही शून्यता के दौर में चली गई है। इस देश में रहने वाले बहुसंख्यक समाज पर जिस तरीके से उन्होंने आघात किया है, उनको याद करना चाहिए कि इसी कांग्रेस पार्टी में कभी बाल गंगाधर तिलक भी हुआ करते थे। बाल गंगाधर तिलक का कम से कम गीता मीमांसा तो पढ़ना चाहिए उनको। ये क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
भारत की जनता को क्या लग रहा होगा? ठीक है, 52 से 99 तक आप पहुंच गए और 99 के चक्कर में आप फंस गए हैं। आपका मानसिक संतुलन कैसा है? मानसिक संतुलन पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस से राजीव रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जी, मानसिक संतुलन पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के, स्थिति वही हो गई है क्या? हिंदुओं को हिंसक बताया गया था या विशेष दल को हिंसक बताया गया था? इन्होंने जो मानसिक संतुलन की बात कही, क्या व्यक्ति विशेष के लिए कही या फिर पूरी पार्टी के लिए मानसिक संतुलन की बात कह दी? देखिए, दिक्कत यही है ना कि जो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तीन मूरत वैसी, और पूरी दुनिया ने देखा और कई लब्ध प्रतिष्ठित अखबारों में भी पूरे कल के जो उनका वक्तव्य था उसका एक चित्रण भी किया गया कि किस प्रकार से चीजों को तोड़ मरोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तो ये आदत रही है। उन्होंने तो साफ कहा कि हिंदू समाज कभी हिंसक नहीं हो सकता, हिंदू सर्वधर्म संभाव की भावना को लेकर के चलते हैं। लेकिन कोई खुद को हिंदू और हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देने वाला समझ ले कि हम ही हिंदू हैं। और मैं तो देख रहा था अभी आपके जो रिपोर्ट आपने तैयार की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे थे कि हमारे देवी देवता जो हैं वो दर्शन के लिए होते हैं, निहित स्वार्थ पूर्ति के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि किस प्रकार से कर्नाटक के चुनाव के दौरान हमारे आराध्य हनुमान का उपयोग किसने किया, वो पूरे देश और दुनिया ने देखा है। तो समय समय पर देवी देवताओं की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग आज हिंदुत्व के ठेकेदार न बने, सीधा सीधा आईना दिखाने का काम प्रतिपक्ष के नेता ने किया है। और उस आईने में अगर अपना चेहरा विभत्स दिख रहा है, जो बातें साफ दिख रही है, उसको लेकर के अगर आपको कोई टीका टिप्पणी करनी है तो करिए। लेकिन आज जो उनका वक्तव्य था, मुझे लगता है कि पूरे देश और दुनिया ने यह समझ लिया है कि उम्र का असर अब दिखने लगा है। जिस प्रकार की हल्की बातों का प्रयोग सिनेमा के कहानी को आए मौसी, ये इस प्रकार का आचरण प्रधानमंत्री का होगा? एक देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र के जिस मंदिर की बात भाई अग्निवेश जी कर रहे थे, अविनेश जी कर रहे थे, आज उसी मंदिर में सिनेमा का उदाहरण दे करके और प्रतिपक्ष के नेता जिसको भारत की जनता ने जिताने का काम किया और विवेकानंद के दर्शन की बात कर रहे हैं, उसी विवेकानंद की पुण्य भूमि से 4,500 किलोमीटर की पदयात्रा करके और 6,500 किलोमीटर की पदयात्रा यानी 10,500 किलोमीटर के यात्रा करने के बाद, देश के जनमानस के साथ सीधा संवाद कायम करने के बाद अगर यथार्थ का चित्रण संसद में किया जा रहा है तो इतनी तिलमिलाहट क्यों है? आपको तो आईना दिखाने का काम किया जा रहा है साहब। चलिए, आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। हेमलाल मेहता साहब हमारे साथ जुड़े। हेमलाल जी, हिंदू आतंकवाद एक बड़ा नाम आ गया है, एक बड़ा शब्द काफी पहले से चल रहा है। कहां हिंदू आतंकवादी दिखे आपको? आपकी भी राजनीति में काफी लंबा आपका भी अनुभव हो गया होगा। आतंकवादी के रूप में हिंदू कहां नजर आए? हिंदू आतंकवाद शब्द कितना सही कितना गलत? सबसे पहले तो आज उत्तर प्रदेश के हाथरस में जी मृतक 100, अभी तो 200 से ऊपर 122 हैं, 122 के लगभग मने हो गए हैं। उनकी मृत्यु बहुत दुखद है। उस पर मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। जिस तरह से आज संसद में हो रहा है, जो आवाजें उठ रही हैं, सशक्त विपक्ष की भूमिका में आज इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस है। यही सशक्त विपक्ष की भूमिका की आवाज को दबाने के लिए अर्थ को अनर्थ किया जा रहा है। साफ उन्होंने कहा है कि जो हिंदुत्व की चोला पहनने वाले, जो हिंदू के ठेकेदार कहलाने वाले आरएसएस के लोग, भगवाधारी जो हिंदू कहलाते हैं,
हिंसक वो हो सकते हैं, हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है। आदरणीय राहुल गांधी ने यही शब्द कहा कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता है, हिंसक हिंदुत्व के चोला पहनने वाले भगवाधारी हो सकते हैं। और लोग वही हिंदू मुस्लिम करके आरएसएस के लोग, मनुवादी लोग उसी पैटर्न पर चलते हैं और हिंदुओं को बरगला करके अपने अधीन में ले जाते हैं, आरएसएस में ले जाते हैं। और उनकी मंशा रहती है हिंदुत्व को का ये करके और जातीय उन्माद फैलाना और हिंदू को अपने तरफ करना, यही उनका काम रहा है शुरू से। आप देखेंगे इसका भारतीय जनता पार्टी का तो जन्म ही हुआ है हिंदू और मुस्लिम करके। और एक तरह से कहा जाए तो फूट डालो और राज करो, आपस में सभी को लड़ा दो और हिंदुत्व का चोला पहन करके भगवा लोग राज करते हैं। चलिए, भगवा लोग एक दूसरे का चोला पहन के राज करते हैं। विजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय साहू जी, हिंदू आतंकवाद के संदर्भ में मैंने सवाल पूछा। हिंदू आतंकवाद का एक नाम आया, हिंदू आतंकवादी होते हैं। हिंदुओं पर जो बात अभी जिस तरीके से उठाई जा रही है, उन्होंने, राहुल गांधी ने यह बात तो साफ कही थी कि हिंदू ऐसा नहीं होता। तो फिर यह तो साफ था कि यह दल विशेष के लिए है। यह साफ है कि आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सच का साथ देना चाहिए। ये कथनी कहां से गलत है? इस टिप्पणी पर इतना हंगामा, इतना विवाद क्यों? देखिए, सबसे पहले तो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े भाई प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए राहुल गांधी जी ने क्या किया, ये लोग ऑर्नामेंटेड कर रहा है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि हिंदू कहने वाले लोग, अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग हिंसक होते हैं। तो अपने आप को हिंदू कहने वाले अभिषेक जी, क्या अपने आप को आप हिंदू नहीं कहते हैं? किसी पार्टी विशेष का तो नाम लेते हैं ना। पूरे हिंदुस्तान सनातन धर्म के खिलाफ अभी ये बोल रहे हैं कि भगवाधारी, आरएसएस वाले, ऐसे वैसे। राहुल गांधी नहीं बोला था, ये ऑर्नामेंटेड कर रहे हैं। वो सीधा सीधी बोले थे कि हिंदू बोलने वाले लोग, अपने आप को हिंदू, खुद को हिंदू बोलने वाले लोग क्या होते हैं? हिंसक होते हैं। तो किस हिंदू की बात बाइफरकेट करके बता दें। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को हिंदू बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी बोलती है, ये पूरा हिंदुस्तान को। देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना, जो इंसान व्यवहार, हमको लगता है ऐसा कि राहुल गांधी जी थोड़ा व्यवहारिक नहीं है। और ऐसा प्रतीत होता है जब इनके अभिभाषण, अभी बोल रहे थे हमारे बड़े भाई कि प्रधानमंत्री जी इतने हल्के बात करते हैं, तो विपक्ष भी बहुत जिम्मेवार पोस्ट होता है। प्रतिपक्ष के नेता है उस सदन में, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी है। और आप जब हल्का बात करते हैं, प्रधानमंत्री अगर कोई बात बोलेंगे तो ये लोग तुरंत कटाक्ष करता है, प्रधानमंत्री जी ऐसा बोलते हैं। तो प्रतिपक्ष का नेता, देश का इतना बड़ा लोकतांत्रिक हिंदुस्तान का प्रतिपक्ष का नेता राहुल गांधी जब हल्का बात करेंगे, सदन में आंख मारेंगे, और बहुत तरह तरह का जो उनका एक्टिविटी है, हमको कभी कभी महसूस होता है कि थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान उनको लेना चाहिए। यात्रा कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे। भारत को तो खंडित भारत को अखंड भारत अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार ने बनाई। 370 धारा हटा के जो कश्मीर को सेपरेट करके लोगों ने रखा था, उसको तो भारत में जोड़ने का काम एनडीए ने किया। अब आप अखंड भारत को खंडित कहां से आप प्रूफ कर रहे हैं और आप यात्रा कर रहे हैं? हमको लगता है कि वो पूरे दिन भर, देखिए, जो महसूस होता है, थोड़ा राहुल गांधी को सीखना चाहिए। और जो एक्साइटमेंट है लोगों में, अभी दिख रहा है ना, कांग्रेस पार्टी 99 में आ गई, खूब एक्साइटेड है। और कोई थोड़ा सा उपलब्धि पा लेता है तो थोड़ा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। कांग्रेस पार्टी का वही हाल है। आप देखिएगा, थोड़ा समय बीतने दीजिए, ये ठंडे पड़ेंगे। और इस तरह से सदन को डिस्टर्ब करना, पूरा आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जब बहुत बड़े शख्सियत है, देश के प्रधानमंत्री, आप बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इतना हल्का बात नहीं करना चाहिए, तो जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो नॉन स्टॉप आपने देखा होगा कि पूरा सदन, जो विपक्ष है, वो हल्ला करते रहा। ये हमारा संसदीय मर्यादा के खिलाफ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा देश देख रहा है, आपको लोगों ने जिता के भेजा है, विपक्ष की जिम्मेवारी आपको दी है, उसको थोड़ा कंस्ट्रक्टिव वे में। अब फिर से आप सोच रहे हैं कि 5 साल बाद फिर हम सरकार में आए, तो उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। देश कैसे आगे बढ़े और देश विकसित देश बनेगा, मोदी जी का ये सपना है, एनडीए का सपना है। राजीव रंजन जी, जो राहुल गांधी जी ने कहा हूबहू वो यही है कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा नफरत करते हैं। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं।
हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, क्लियर हो नफरत, गया? हिंसा। गलत चीज स्टेटमेंट है। कोई पहले contradict आपने नहीं ये है। बोला और फिर उसको Contradict माने उन्हें नहीं है। मैं बता रहा हूं, राजीव जी, डैमेज पूरी कंट्रोल के तरह लिए फिर पूरी आपने तरह बोल से दिया, स्पष्ट है। आपने स्पष्ट PCR बोला था। पीसीआर के काम पहले कुछ बोलिएगा, उसके बाद पीसीआर में आप शुभम जी देखिए। हैं। एक मिनट सर, मैं भी सुना देता हूं। पीसीआर में शुभम है। शुभम, राहुल गांधी जी का पूरा बाइट निकालिए जो उन्होंने कहा था, लंबी जो टिप्पणी की थी, ये 2 लाइन की टिप्पणी नहीं थी, 5 लाइन की टिप्पणी थी, पूरा निकालिए। बोलिए किसी को डेस्क से उसको आपको अवेलेबल करवाएगा। मैं आपको जो बताऊं राजीव जी, जो हम लोगों ने जो निकाला था कि उन्होंने ये कहा था जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा नफरत नफरत करते हैं। मैं हिंसा और हिंसक पर गया ही नहीं था, हम लोग हिंसा और हिंसक पे नहीं गए, लेकिन ये हिंसा हिंसा नफरत नफरत करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं, हिंदू धर्म में साफ लिखा है सच का साथ देना चाहिए। कहाँ गलत है? ये उन्होंने कहा। कहाँ गलत है? तो जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं उस पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टिप्पणी की कि विपक्ष ने इस देश को एक नाम दिया हिंदू आतंकवाद, क्या है ये हिंदू आतंकवाद, क्या होता है राजीव जी? किसी विपक्ष के नेता ने कल हिंदू आतंकवाद की चर्चा की क्या? देखिए, ये अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के दृष्टिकोण से राहुल जी ने जिन विषयों को उठाया आज उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। नीट के पेपर लीक पर बहस होना चाहिए था, बेरोजगारी पे चर्चा होनी चाहिए थे, इनके गलत नीतियों के कारण जो बेरोजगारी बढ़ी है उस पे चर्चा होनी चाहिए थी, महंगाई पे चर्चा होनी चाहिए थी, जो जिस प्रकार से आज छोटे व्यापारियों का व्यापार बंद हुआ, उनके यहाँ जो छापे का डर होता है, जिस प्रकार से पूरा चीज जो पूरे देश के अंदर दिखाई दिया पिछले 10 वर्षों के दौरान, किसानों को जो डर का शिकार बनाया गया, जो भय और आतंक का वातावरण बनाया गया, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए। लेकिन वही कहा मैंने कि जो शूट करता है ना, परसेप्शन बनाने के लिए ये लोग उसी पर धार दे करके आज इस प्रकार की बातों का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन देश की जनता को ना समझ न समझे। आज अभी बता रहे थे ना, मैंने प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि देवी देवता दर्शन जो है वो राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए नहीं होता है, तो मैंने वही उदाहरण दिया कि पूरे के पूरे कर्नाटक चुनाव में एक एक चुनावी रैली के दौरान जिस प्रकार से बजरंग बली का उपयोग किसने किया, ये बताने की आवश्यकता है, आप लोगों ने भी दिखाया होगा। तो बजरंग बली का गदा किसके ऊपर पड़ा? राहुल जी ने अगर कोई दर्शन की बात की, जिस अभय मुद्रा की बात की, वो तो जो डर का वातावरण था, जो भय का वातावरण 10 वर्षों से चला है, उसके बारे में सदन के अंदर अगर सच बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है भैया? आपने तो जिस प्रकार से विपक्ष के नेता के बोलने के क्रम में आज मैं वही देख रहा था, मैंने पूरा भाषण सुना, जिस प्रकार से व्यवधान क्रिएट किया गया, प्रधानमंत्री से लेकर इनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य सांसद हर समय टोका टाकी करते रहे, उस समय संसदीय परंपरा कहां गई? क्या विरोध ऐसा था जो आज प्रधानमंत्री के बोलने के समय था? बिल्कुल। मणिपुर को लेकर के क्या कोई बात आई? जो सिविल वार की चर्चा इनके ही संघ के प्रमुख ने उठाया कि जो स्थिति पूरे देश के अंदर में मणिपुर को लेकर के है, आज उस पर क्या बात, क्या वक्तव्य आया, आप ही बता दीजिए। नहीं, मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, मैंने ये विरोध हुआ। पीएम ने जितनी देर तक भाषण दिया, विपक्ष आज आपका निश्चित तौर पर आप मजबूत है, 232-34 के आंकड़े पे नहीं, तो क्या लगातार कस्टोडियन थे, जो स्पीकर साहब थे, उन्होंने जिस प्रकार से बार बार प्रतिपक्ष को जो डायरेक्ट करने का काम किया, ये उनकी ड्यूटी है। लेकिन कल आप क्यों नहीं आप आ रहे थे? कल भी तो आपको आना चाहिए था। कभी प्रतिपक्ष अविनेश कुमार जी थे, हिंदू के मामले को अविनेश जी इतना तो तूल दे दिया, आज आपने कांग्रेस को परजीवी कह दिया कि ये परजीवी है, 2024 से परजीवी रहेंगे। और ये भी सच्चाई है कि आज पीएम के बोलने के समय जितना विरोध हुआ, कल राहुल गांधी के भी बोलने के समय उतना ही विरोध हुआ था, वो भी नेता प्रतिपक्ष हैं। तो फिर विरोध तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ने ही किया। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो स्वाभाविक रूप से परजीवी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कैसे जरा साबित कर दीजिएगा? यही झारखंड से देख लीजिए। झारखंड से तो बढ़ रहे हैं, कहाँ घट रहे हैं? झारखंड में आज जेवीएम के भरोसे ये हैं तो परजीवी ही हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, इससे पहले आप आइए मधु कोड़ा की सरकार में, मधु कोड़ा की सरकार में क्या हुआ था?
और किस तरीके से फिर मधु कोड़ा की दुर्गति हुई वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अजय माकन जी आते थे जाते थे, क्या क्या होता था वो किसी छुपा हुआ नहीं है झारखंड की धरती पर। तो कांग्रेस पार्टी की जो अपनी जो कार्य संस्कृति है, जो राजनीतिक संस्कृति है, वो बड़ा ही विचित्र है और उसकी भुक्तभोगी छोटे छोटे कई दल रहे हैं, कई नेता रहे हैं, हमारे कई यहाँ के आदिवासी नेता रहे हैं। तो ये परंपरा कांग्रेस पार्टी ने अब शुरू कर दिया है और देखिएगा ये चुनाव 99 का जो चक्कर लगा है और राहुल गांधी जो अति उत्साहित हैं, आप आने दीजिए अगली चुनाव में। यहाँ की जनता, यहाँ की मतदाता बहुत मैच्योर्ड है, परिपक्व है और जो इन्होंने बोला है हिंदू और हिंदुत्व के बारे में, मतलब 2024 से कांग्रेस परजीवी हो जाएगी। आपने पहले की बात नहीं कही, आपने ये नहीं कहा, पीएम ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पहले से परजीवी है। अब कहा कि 2024 से परजीवी हो गई है पीएम। आंकड़े बढ़ गए हैं साहब, उनके 52 से 99 पे आ गए हैं। जनता ने तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नकारा। भले आपकी कुल सीटें 240 है, जितना पूरा विपक्ष को नहीं है, सारे दलों का मिलाकर नहीं है, लेकिन बावजूद इसके 52 से 99 तो पहुंचे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि भारत की जो लोकतंत्र है और यहाँ की जनता है, वो जनता बहुत मैच्योर्ड है। आपको इस बार 99 पर लाकर इसलिए रोकी है कि आपकी राजनीतिक परिपक्वता को हम देखें। कि मैंने पूर्व में कहा कि बाल गंगाधर तिलक का कांग्रेस और आज का कांग्रेस, यही कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया, यही कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या किया, यही कांग्रेस पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री के साथ क्या किया, यही कांग्रेस पार्टी ने नरसिम्हा राव के साथ क्या किया, इतिहास गवाह है। तो कांग्रेस पार्टी को अपनी कार्य संस्कृति, अपना दर्शन और सिद्धांत को पहले परिपक्व करना होगा, इस देश के हिसाब से गढ़ना होगा। कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से सैद्धांतिक रूप से भटक रही है, उसी का दुष्परिणाम है कि लोकसभा के अंदर ऐसे वक्तव्य राहुल गांधी दे रहे हैं। जिस भारत भूमि में राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, अब उनका जो वक्तव्य है वो बड़ा अटपटा मुझे लग रहा। चुनाव के समय भी सैम पित्रोदा ने कुछ मैसेज भेजा, उसे लेकर घूमने लगे कि एक एक जनता का स्क्रीनिंग करवाऊंगा, जाति का स्क्रीनिंग करवाऊंगा, उनका आर्थिक स्थिति का स्क्रीनिंग कराऊंगा। तो आरोप तो साहब कांग्रेस भी आप पर यही लगा रहा है ना कि आपने भी सदन की गरिमा तार तार की। पीएम खुद कह रहे हैं कि ये मौसी कर शोले मूवी का, शोले फिल्म की याद दिला रहे हैं। देखिए सदन के अंदर कल जो स्थिति परिस्थिति बनी है, तो स्वाभाविक रूप से जो वहां सांसद हैं तो उसका जवाब तो देंगे ही। तो वो संसद है, संसद के अंतर पक्ष और प्रतिपक्ष, इस लोकतंत्र को मजबूत करने का दायित्व तो दोनों पर बनता है। और आपको सुनाते हैं राहुल गांधी साहब ने क्या कहा था सदन में। हालांकि काफी देर तक उन्होंने कहा था, काफी लंबी बातें कही थी, लेकिन हिंदू और हिंसक को लेकर जो मामला तूल पकड़ रहा है, आपको एक पहलू सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा था उन्होंने। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत की बात करते हैं, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी आक्रामक हो गई। बीजेपी के बयान यही था, निश्चित तौर पर बयान यही था। और भाव भंगिमाएं होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर होता है, सदन है, सदन में शक्ति का संतुलन भी जरूरी होता है। तो दोनों तरफ से घोर विरोध, प्रतिरोध, विरोध चलता रहता है। रुख अपने अतिथियों का करते हैं। एक बार चलते हैं विजय साहू जी के पास। विजय साहू जी, भारत जोड़ो यात्रा की आपने बात कही कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, निश्चित तौर पर की, लेकिन पीओके को क्यों नहीं जोड़ा जाता भारत जोड़ो यात्रा से, अखंड भारत यात्रा से? अखंड जो भारत हम मांग रहे हैं, जिस भारत की मांग करते हैं, कहीं ना कहीं तो जाकर वहीं दम टूट जाता है। और किस दौर में वो अखंड हुआ था, खंडित किस दौर में हुआ था? 370 धारा हटाया जा रहा था कश्मीर में, और आदरणीय अमित शाह जी जब स्टेटमेंट दे रहे थे, पूरा विपक्ष जोर जोर से चिल्ला रहा था। अमित शाह जी ने एक ही बात कहा कि अभी तो 370 धारा हटा रहे हैं, पीओके के बारे में आपका क्या कहना है? पूरा सदन शांत हो गया। उनको लगा कि अगर अभी ज्यादा बोलेंगे तो पीओके पर अभी चढ़ाई कर देगा ये लोग। तो ये लोग जनाब शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति, और पीओके कब बना और क्यों रह गया पीओके, सो समझिए। जब हरि सिंह कश्मीर के राजा हुआ करते थे और हरि सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आक्रमण कर दिया है यहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि हमको बचाइए, सैनिक भेजिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ठीक है, कश्मीर रियासत को भारत में तुमको मिलाना होगा, तभी हम भेजेंगे।
2 दिन का समय के बाद जब पूरा कश्मीर पर चढ़ाई कर दिया पाकिस्तान, तब जाके हरि सिंह आके दौड़े दौड़े साइन किए, और तब जाकर के हमारे वल्लभ भाई पटेल ने पूरा सेना को भेजा और सेना लाहौर तक चली गई थी। अचानक से जवाहरलाल नेहरू जी ऑल इंडिया टीवी पर आते हैं और युद्ध विराम का घोषणा कर देते हैं और पीओके के मसला को वहीं पर विवादित कर देते हैं कि अब इस मामला को यूएन संभालेगा। तो बताइए पीओके आज कैसे एग्जिस्टेंस में है? यही कांग्रेस पार्टी जो देश को कभी अखंड भारत नहीं बनने देना चाहती थी, वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनके साथ भी कांग्रेस ने साजिश किया था कि 14 वोट उनको मिलने के बाद भी प्रधानमंत्री नहीं बनाया था, और वो खंडित भारत को अखंड भारत बनाने का काम किया। और अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस समय मौका दिया जाता, इनको बिना बताए ऑल इंडिया रेडियो में जाके आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा कर दिया, तो उस समय से पीओके एग्जिस्टेंस में है। और भाजपा तो चाहती है, एनडीए चाहता है कि पीओके को भी हम लोग छीन के लाएंगे, लेकिन इन लोग का जो संस्कार और सोच है उसमें कहीं इस मसले पर तो कम से कम सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता हमारे बीच में, इनसे भी मेरी आग्रह है कि पीओके पर ये क्या सोचते हैं, थोड़ा हम लोग को भी बताने का। राजीव रंजन साहब, निश्चित तौर पर आतंकवाद के मामले को लेकर कांग्रेस भी मुखर रहती है, आतंकवाद को तो जड़ से हटाना है, आप भी कहते हैं, सब लोग कहता है, लेकिन अखंड भारत की बात भी कांग्रेस कहती है। भारत जोड़ो यात्रा भी कांग्रेस नहीं निकाला ये नारा, तो आखिर भारत जुड़ेगा कहां से जब चाइना घुसता जा रहा है? पाकिस्तान, आप ही बताते हैं कि चाइना घुसता जा रहा है, पाकिस्तान ने एक बड़ा हिस्सा कब्जा करके रखा है, कैसे वापस लेंगे? तब तो फिर उसको भी वापस लेंगे, तभी तो अखंड बना सकते हैं भारत को। आप देखिए, एक आंख में काजल एक आंख में सुरमा लगा करके किसी बात का व्याख्या नहीं किया जा सकता है। आपने कहा, अच्छा किया, चर्चा किया कि चाइना घुसता जा रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वास्तविकता कह रही है। और आप जो है शी जिनपिंग को बैठा करके झूला झूला रहे हैं, तो चाइना घुसेगा ही। चाइना कहाँ रुक रहा है? चाइना तो हमारे शत्रुओं के ऊपर, जिसके ऊपर ये प्रहार करते हैं, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए हर चुनाव में इस प्रकार की बातें आती हैं। भाई, अखंड भारत की चर्चा सब कोई करता है, तो राहुल जी ने तो साहस किया कि पूरे देश को उन्होंने जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा की। तो जो तयशुदा मार्ग था, क्यों नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कोई दल, कोई नेता जाकर के आज इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, उनके सहयोगी विजय भाई। नहीं तो उससे राजनीतिक छोड़ के और क्या लाभ हुआ सर? नहीं, राजनीतिक छोड़ करके मतलब सीटें अगर आपकी जो बढ़ी उसको छोड़कर और क्या लाभ, देश को क्या लाभ हुआ? ये देश को पूरा लाभ हुआ। क्या हुआ? आज जो विषय, जो इन लोगों के तानाशाही, अघोषित तानाशाही में जो चीजें दबा करके रख दी जाती थी, सदन को चर्चा के अलावा सब कुछ देखने को मिलता था, जिस अहंकार के द्वारा जो किसानों की हम चर्चा कर लें, आज पैरासाइट की चर्चा कर रहे हैं ना, परजीवी। आप क्या स्वयंभू थे? क्या बन करके आए थे? क्या आपने बिहार में किसका साथ लिया, किसका सहयोग लिया? झारखंड में विजय भाई बैठे हुए हैं, किसका साथ लिया? भारतीय जनता पार्टी। आप पे तो आरोप है कि, सुन ले पूरा, आप पे ये है कि आप वो परजीवी हैं जो जिसके साथ जुड़ते हैं उसी को नुकसान कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। निश्चित रूप से आज समय और परिस्थिति के अनुसार राजनीतिक गठबंधन हुआ करते हैं। भाई, अभी बिहार की हम चर्चा कर ले, जिस प्रकार से आज पगड़ी खुलवाने की मैंने देखा, कहीं समाचार में पढ़ रहा था कि जा रहे हैं अयोध्या। उन्होंने तो कसम खाई थी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चौधरी साहब, कि हम जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो ये समय और परिस्थिति, राजनीतिक टीका टिप्पणी, ये चीजें हुआ करती हैं, ये बदलाव होते रहते हैं। तो इसको लेकर के अगर हम चीजों को व्याख्या करने बैठ जाएं, तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। जो मूल विषय है, जिस पर चर्चा हुई, मैंने वही कहा कि पूरे प्रतिपक्ष के नेता के भाषण का लब्बो-लुबाब जो था। आपका सीधा कहना है कि राहुल गांधी का सीधा आरोप भाजपा पे था, आरएसएस पे था। बिल्कुल, कि आप हिंदू कहते हैं, लेकिन आप हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू हिंसा नहीं करता। भाई, आज ही देखिए ना, जिस प्रकार से राहुल जी के बयान आने के बाद जो परिस्थितियों का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से देश के अंदर कई जगह इनके अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता सवेरे अहले सुबह हमारे नेताओं के घर के आगे जाकर के क्या कर रहे थे, किस प्रकार से राहुल जी के चित्र पर कालिक पोतने का काम किया गया। देखिए, वैचारिक भिन्नता, मत भिन्नता अलग विषय है, वैचारिक प्रतिबद्धता अलग विषय है, लेकिन जो लुम्पेनिज्म है
वो नहीं चलने वाला है। चलिए, लुम्पेनिज्म नहीं चलने वाला है, निश्चित तौर पर चलना भी नहीं चाहिए। हेमलाल मेहता साहब, भारत जोड़ो यात्रा, आप कांग्रेस के सहयोगी दल है, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली, झामुमो को क्या फायदा हुआ भारत जोड़ो यात्रा से? राजनीतिक फायदा छोड़ के झारखंड की जनता को भारत जोड़ो यात्रा से क्या मिला है? देखिए एंकर महोदय, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन्होंने कहा परजीवी और क्या क्या कहा, उसको छोड़ दें आप। भारत तो सबसे पहले एक सेकंड उनके जवाब दे दें। बोल लीजिए आप पीछे। परजीवी किसको कहते हैं? जो दूसरे पर आश्रित रहता हो और उसको खा जाता हो सर, जो दूसरों को खा के जिंदा। हाँ, दूसरे को ही खाएगा, दूसरे को ही खाएगा। अभी तो जीवन उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि 2024 से परजीवी बन के रहेंगे। परजीवी कौन बन रहे हैं? कांग्रेस। दूसरे के बल पर सरकार बनाए हैं और वही 50 लोगों को खाएंगे। 50 लोगों के मार्फत बनाए हैं सरकार। परजीवी तो वो हैं, दूसरे को क्यों कह रहे हैं? जो अपने होते हैं उसी को कहते हैं लोग। जैसे जिस तरह से जातिवाद की राजनीति वो करते हैं और पूरे लोकसभा में जातिवाद और आरक्षण का विरोधी जो है सो हम लोगों को बताया गया कि इंडिया गठबंधन ये है। और दूसरी बात, आप क्या आपका प्रश्न था? हाँ, मेरा प्रश्न था कि भारत जोड़ो यात्रा से झारखंड को क्या फायदा हुआ, झारखंड को क्या मिला। आप देखेंगे कि जो साहेबगंज से, गोड्डा से जो आदरणीय राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा किया जी, तो लेकर के आपका सिमडेगा से पूरा झारखंड छूता हुआ उन्होंने गया, उसका बहुत ही बड़ा असर पड़ा कि आज इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा और साथ ही आप देखेंगे कि हम लोग 2 से 5 हो गए। ये फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ। चलिए अवनेश जी, हेमलाल साहब तो नहीं बता सके, आप बताइए। हेमलाल साहब ने भी ठीक कहा कि 2 से 5 पर गठबंधन आ गया, लेकिन ये तो गठबंधन को फायदा हुआ। मैं तो कह रहा हूं कि राजनीतिक फायदा छोड़ के और क्या फायदा हुआ भारत जोड़ो यात्रा से? अवनेश जी, अवनेश कुमार जी, भाजपा से आप हैं, विपक्ष के हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि देश को इस भारत जोड़ो यात्रा से देशवासियों को क्या फायदा हुआ? हेमलाल जी ने अपने वक्तव्य में पिछली बार 2-3 बार, लगभग 5-6 बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, आरएसएस का नाम लिया इन्होंने। मैं इनको स्पष्ट कर देना चाहूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश नहीं विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, घोषित। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 1962 में जब चाइना वार हुआ ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू इतिहास के पन्ने में है, जो सहयोग किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने आग्रह कर 26 जनवरी के परेड में बोला कि आप भी परेड कीजिए। फिर आइए लाल बहादुर शास्त्री जी 1965, उस वार में लाल बहादुर शास्त्री जी की ऐसी स्थिति हो गई कि उनका कैबिनेट उनका साथ नहीं दे रहा था और उस समय तत्कालिक सर संघचालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, आरएसएस के चीफ को उन्होंने बुलाया। अब बोला कि मुझे सहयोग कीजिए, नहीं तो देश की हालत खराब हो जाएगी। और उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक टांग पर खड़े होकर लाल बहादुर शास्त्री के पीठ पर खड़ा था। अब बार बार जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हिंदू आतंकवाद, भगवा और ये से जोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम राष्ट्रभक्ति का काम है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का काम है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व निर्माण का काम है, व्यक्ति का निर्माण का काम है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीतिक परिचर्चाओं से थोड़ा दूर ही रखे तो अच्छा रहेगा। ये पूरे राष्ट्र के संदर्भ में सोचने वाला सामाजिक संगठन। अब रहा भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो यात्रा में जो गोड्डा, साहेबगंज वगैरह की इन्होंने चर्चा किया, तो ठीक है, लाभ तो हुआ है। जाकर देखिए डेमोग्राफी कैसे चेंज हुआ वहां, बांग्लादेशी घुसपैठियों का जो आतंक है, किस तरीके से वहां संथाली आदिवासियों के स्थिति परिस्थिति को देखिए, वहां की महिलाओं की दुर्गति को देखिए, कैसे उनको लालच देकर कपट और छल के साथ शादी कर लिया जा रहा है, उनकी संपत्ति हड़प ली जा रही है। लगातार जनसंख्या बढ़ रहा, 7% से 18% बढ़ गया। यही 2014 यात्रा का ये इनका लब्बो-लबाब है। जो यात्रा हुआ है, मुझे 5 सीट मिल गया। अविनेश जी, मुझे ये बताइए, सिर्फ एक मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए। पूरा तुष्टीकरण हुआ इस यात्रा में। मैं बता रहा हूँ, इस यात्रा में लगातार बोलिएगा तो बात हो नहीं पाएगी। भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो लड़का भी घूम रहा था राहुल गांधी के टाए, जो चिल्लाता था दिल्ली। अविनेश जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2014 से आज तीसरा टर्म देश की संसद आप संभाल रहे हैं, केंद्र में आपकी सरकार है। 2014 से 19 तक राज्य में आपकी सरकार थी। तो ये जो डेमोग्राफी बदलने की बात आप कर रहे हैं,
ये 2014 से 19 तक में नहीं बदली। क्या ये 2019 से 2024 के बीच में ही सारी डेमोग्राफी बदल गई है, जो आज आप लोगों ने इस डेमोग्राफी के बदलाव को अपना चुनावी मुद्दा बनाया हुआ है? ये जो परसेंटेज है वो बहुत तेजी से बढ़ा है 14 से 19 से 24 में बहुत ज्यादा बढ़ा है सर। ये 2012 का मुद्दा है, मुद्दा बहुत पुराना है, ये 12 साल पहले 2012 का मुद्दा है। आप ध्यान दें, बांग्लादेशी स्पेशल ब्रांच ने घुसपैठ का चिट्ठी मुद्दा लिखी कोई सामान्य और थी, चिट्ठी आज का निकलवा मुद्दा ले। नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है ये। मुद्दों को समझिए सर, क्योंकि मुद्दे नहीं समझेंगे तो राजनीति तो हो जाएगी, लेकिन देश और राज्य में रहने वाले लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और आप लोग कोई भी हो, आप कोई भी दल के लोग हो, डेमोग्राफी निश्चित तौर पर बदल रही है, साहेबगंज की, गोड्डा की, पाकुड़ की, लेकिन कहां से बदल रही है पहले उसके तार निकाल लीजिए कि कैसे बदल रही है। आप मुर्शिदाबाद चले जाइए, आप रामपुर हाट चले जाइए, आप वहां से जुड़े साहेबगंज, गोड्डा जाइए, बिहार की भी डेमोग्राफी बदलने की स्थिति में है कमोबेश। और ये बदलाव निश्चित तौर पर घातक होगा, क्योंकि आपके हमारे बच्चे सफर करेंगे इस बदलाव का, और नतीजा भुगतना पड़ेगा कहीं ना कहीं। कारण चाहे इसके पीछे जो हो, क्योंकि सिस्टम में आप लोग हैं, सुधार करना आपका काम है। राजीव रंजन जी, आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नीट के मामले में एक बात बताइए, गिरफ्तारियां हो रही हैं, युद्ध स्तर पर कानून भी बनाया गया है, 21-22 रुक करते हैं सीधे अपने अतिथियों का, चलते अतिथियों के पास। राजीव रंजन साहब के पास चलते हैं। नीट की आप बात कर रहे थे, नीट को लेकर केंद्र सरकार ने कानून भी बना दिए, 21-22 जून की रात कानून भी बन गया है, काफी मजबूत सख्त कानून जिसको कहें बनाया गया है। नीट मामले में देश भर में व्यापक छापामारी चल रही है, सीबीआई ने भी मामला टेक ओवर किया है। भले सीबीआई का सक्सेस रेशियो आप देख लें तो वो आप लोगों के समय से चला आ रहा है, विगत 50 जब से सीबीआई का गठन हुआ अभी तक का सक्सेस रेशियो आप निकाल कर देख सकते हैं। तो आप आरोप इस बात का नहीं लगा सकते कि केंद्रीय एजेंसी है कितना सशक्त होकर काम करेगी। नीट मामले में 24 लाख छात्रों का भविष्य इस वक्त दांव पर लगा हुआ है। कांग्रेस सदन में चर्चा चाहती है, क्या चर्चा चाहते हैं आप? इस देश के छात्र चर्चा चाहते हैं, और राहुल जी जब प्रतिपक्ष के नेता हैं तो सड़क से लेकर के सदन तक इस बात की चर्चा हो, ताकि जो छात्र हैं उनके बीच एक सकारात्मक संदेश जा सके। क्योंकि बातें तो बहुत लंबी चौड़ी हो रही है, और इस देश ने देखा है कि व्यापम घोटाले का क्या हश्र हुआ और किस प्रकार से 51 जाने गई। तो चर्चा से क्यों भाग रही है सरकार? चर्चा को लेकर के भागने से अच्छा है कि उस पर सदन के अंदर चर्चा हो, खुल करके चर्चा हो। गिरफ्तारियां हो रही हैं, किसके तार कहां तक जा रहे हैं, आप समय और परिस्थिति के अनुसार कभी बिहार के प्रतिपक्ष के नेता के बारे में इसको इस घटना से जोड़ करके देते हैं, तो आखिर केंद्र सरकार किनको बचाना चाहती है, कहां तक जा रहा है ये? हम प्रतिपक्ष तो चाहता है कि आप चर्चा करें, लेकिन इस देश को क्या मिला? कानून तो बहुत सारे बने, इंप्लीमेंटेशन क्या हो रहा है? क्यों 7 साल के अंदर 70 पेपर लीक हुए? इसका जवाब चाहता है देश, इसका जवाब चाहता है देश। पेपर उसमें 4 जो ये थे परीक्षाएं थी वो राष्ट्रीय स्तर की थी, बाकी तो 15 राज्यों की अलग अलग कहानी है। उसमें कई राज्यों में आपका भी शासन था, कई राज्यों में निश्चित रूप से मैं उसकी जिम्मेवारी भी लेता हूं, लेकिन आपको आज की घटना में बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज फिर पेपर लीक की एक चर्चा हुई है। तो क्यों नहीं इस पर एक बार सकारात्मक चर्चा हो, इस सदन की गरिमा बनी रहे, बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, और चर्चा होनी मिल करके इसका हल निकाले। आज ही उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे लगता है कल अंतिम तिथि है, कल 3 जुलाई है, कल सदन की अंतिम लास्ट डेट है, संभवतः कल बात हो जाए। एक बार हेमलाल साहब का रुख करते हैं। हेमलाल साहब, सत्ता में आप हैं और नीट को लेकर तो देश भर में बवाल चल रहा है, जीएसएससी को लेकर आप क्या कहेंगे? जीएसएससी के कुछ कारनामे आपको मैं बता देता हूं। जीएसएससी का जो परीक्षा पत्र लीक होता है, स्नातक स्तरीय जो परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में छात्रों पर केस होता है, वो मामला अभी तक गिरफ्तारियां 1 दर्जन से ऊपर हो गई, मास्टरमाइंड नहीं पकड़ा गया। इसके अलावा मैं आपको 2 और मामले बताता हूं। विज्ञापन संख्या 1/2023, यह खबर मैं नहीं ब्रेक की, यह खबर मैं नहीं चलाई। लैब असिस्टेंट के पदों पर 84 बच्चे आज भी इंतजार है, वेटिंग फॉर पेंडिंग लिस्ट है। कौन सा लिस्ट होता है वेटिंग फॉर पेंडिंग? ये जब आपने 590 सीटों पर वैकेंसी निकाली, 550 690 सीटों पर वैकेंसी निकाली, 550 सीटों पर आप नियुक्ति देते हैं, 84 लड़कों को आप लोग पेंडिंग में रखते हैं, सारे लोगों के दस्तावेज आ जाते हैं, और उन बच्चों के अलावा आज करीब 802 लोगों ने दस्तावेज जमा किए थे, दस्तावेज सत्यापित कराए थे, सारे के सारे प्रतीक्षा में हैं। इसके अलावा अगर 84 आप ऐड भी कर लें, बावजूद इसके 56 सीटें रिक्त रह जाएंगी। आखिर जीएसएससी ये 56 सीटें किन महानुभावों के लिए रिक्त रखना चाहता है? यह पहला सवाल। दूसरा, जेईई की परीक्षा में भी यही होता है।
जेई की परीक्षा में भी आप 126 बच्चों को आज भी वेटिंग फॉर पेंडिंग लिस्ट में उनको नाम डाले हुए हैं, और जो समकक्ष बच्चे थे जो परीक्षा में पास हो चुके थे, जिन्होंने दस्तावेज दिया था, वो नौकरी करके वेतन उठा रहे हैं सर साल भर से। एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा, अभी राजीव रंजन साहब ने बताया था। क्यों ऐसा भी है, ये व्यवहार क्यों जीएसएससी का? और आप लोग जीएसएससी पे क्या लगाम कस रहे हैं? आपके सुधीर गुप्ता साहब सचिव हैं, वो कहते हैं कि मालगाड़ी का पटरी हो तुम लोग छात्रों से, और उनको ये कहते हैं कि लेट हो, लेट स्टेशन पर आए हो, लेट से जाओगे जहां जाना है। अभिषेक जी, आपने बहुत ही अधिक प्रश्न रख दिया। नहीं, प्रश्न एक ही है, जीएसएससी की कार्य जेएसएससी का मैं बता दूं कि जेएसएससी का प्रश्न लीक हुआ था सीजीएल का, इतने लोग गिरफ्तार हुए हैं और उसका तहकीकात चल रहा है, लेकिन पकड़ाएंगे, मास्टरमाइंड भी पकड़ाएंगे, और वे लोग अभी तक जो आया है सामने मामला, वो कहां से तार जुड़ा है सबको पता है। और देखिएगा कि मास्टरमाइंड भी वहीं से निकलेगा, सब वहीं के हैं और निकलेंगे और सब सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि सीजीएल का जो जेएसएससी का जो परीक्षा लेने वाला जो कंपनी है, सेट वेट जो था, उसको डिबार कर दिया गया, डिबार किया गया है, उससे परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। सर, पहले से ब्लैक लिस्टेड थी कई राज्यों में। वही तो मैं कह रहा हूं, ये तो किसके समय के थे ये एजेंसी? ठीक है, जो भी ये एजेंसी किसके समय के थे, बदलाव करना चाहिए, वही बदलाव करना चाहिए। लेकिन जब चल रहा था पहले से सरगना चल दीजिए, छोड़िए सर, काबिज था, तो इसमें थोड़ा सा आपको भी बोलना चाहिए कि भाई नीट की जो पेपर लीक हुई, सभी गिरफ्तारियां हो रही है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन इसको अविलंब नहीं सर, दोनों में फर्क है, समझ। अविलंब इसको रद्द करके और परीक्षा करवानी चाहिए। होने की जब सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस है, प्रीजुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई और अभी तक तिथि भी घोषित नहीं हुई, तो परीक्षा रद्द होगी या क्या होगा, मीडिया इसकी मांग नहीं करता। आपके जरिए आप मांग कर सकते हैं, मैं मांग करता हूं, विपक्ष मांग करता है कि इसको रद्द करना चाहिए, बच्चे भी कर रहे हैं। लेकिन नीट का क्षेत्र बड़ा है और हर राज्य के अलग अलग तार हैं। हर राज्य, यूपी में अगर लीक हुआ तो वो अलग तार है, वही तो बिहार का जो लीक है वो बिहार झारखंड का जुड़ा तार है, अगर वो बेंगलोर में लीक होता है तो वो अलग तार है। मुद्दा यदि वही उसी एग्जाम का वही रिजल्ट का यदि काउंसलिंग करवा दिया जाएगा, नीट का मामला, तब तो फिर गड़बड़ है। 24 लाख छात्रों से जुड़ा मामला है, देशव्यापी मामला है, निश्चित तौर पर सदन में उठ रहा है। लेकिन जीएसएससी में जितने छात्र पेंडिंग में चल रहे हैं, आजसू आंदोलन वाली पार्टी थी साहब, आंदोलन भूल गए क्या आप लोग? कहीं कभी सड़क पर तो अब आजसू दिखाई ही नहीं देती, कहीं कोई आंदोलन नहीं। देखिए, आप देख नहीं पा रहे हैं। हाँ, मेरी आंखें पूरा बंद होगी। 4.5 साल अभी भी मैं दिखा दूं कि पूरे झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा आंदोलन सड़क पर, ब्लॉक मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में कोई दल कर रहा है, तासु पार्टी कर रहा है। आप लोगों को कैसे नहीं दिखता है? दो विषय बता दे, कैसे नहीं दिखता है? मेरा पूरा छात्र यूनिट पूरा इस मामले पर, सीजीएल वाले मामले पर पूरा सड़क पर था, और हो सकता है कि न्यूज 11 नहीं उसको ब्रेक कर पाया होगा। सुनिए सर, लेकिन पूरे झारखंड में, ये तो पूरे झारखंड में सर, अगर आप मौका देंगे तो मैं अभी दिखा दूंगा कहां अभी मेरा आंदोलन चल रहा है, किन किन विषयों पर आंदोलन चल रहा है। और छात्रों के सवाल पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो मतलब आप लोगों की बात नहीं सुनता है सरकार, एकदम ये सरकार कहां से सुनेगी? सीजीएल की बात कर रहे हैं ना, विपक्ष तो चिल्ला रहा है, विपक्ष तो कहता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। ये लोग 35-35 करोड़ का पहाड़ दिखा रहा है, फिर भी नहीं मान रहा है भ्रष्टाचारी का पहाड़ भी दिखा रहा है। विपक्ष में ये लोग नहीं मान रहा है, तानाशाही सोच के साथ सरकार चला रहा है। आपके पास भी एनएसयूआई जैसी विंग है, इतनी सशक्त विंग आपके पास भी। आंसू तो कह रही है कि आंदोलन में लगे हुए हैं, कहां लगे हुए आंसू बताएंगे अभी। आप ये बता दें, एनएसयूआई ने इस पर क्यों नहीं कदम उठाया, या एनएसयूआई ने क्या कदम उठाया? नहीं, बिल्कुल हर जिला मुख्यालय पर इस विषय को लेकर के प्रदर्शन हुआ। सर, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है, न्याय कौन देगा? न्याय देगी सरकार। अभी कन्हैयालाल जी ने कहा कि गिरफ्तारियां, तो आप नीट के मामले में एक बात कह रहे हैं कि गिरफ्तारियां हो रही हैं। नहीं, मैं इसमें भी कह रहा हूं, यहाँ की भी मैंने कहा है दर्जन भर से ज्यादा। हमारा सवाल वहां भी वही है कि एनटीए चीफ को क्यों बदला गया, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया? आप
दूसरों को भ्रष्टाचार पर ज्ञान बांटने के पहले भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को ये भी देख लेना चाहिए, आत्मावलोकन कर लेना चाहिए कुमार जी, यही जेपीएससी जो था पूरी तरह से भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय बना हुआ था और कौन कौन लोग गिरफ्तार हुए थे ये। बस सर समय कम है। अविनेश कुमार जी, आप ये बता दीजिए कि आपने एनटीए चीफ को बदल दिया, यहां से एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार होते हैं एहसान उल हक साहब। वो एनटीए के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे और एनटीए के चीफ को, डीजी को, डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार को जो आपने हटाया, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं गलतियां पाई गई होंगी, तभी हटाया गया है जांच के दौरान। तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई तो प्रारंभ है और आपने देखा होगा कि ये भारत के इतिहास में पहली बार केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने इतने बड़े गिरोह के जबड़े में हाथ डाल दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट आज देखे होंगे आपने संसद में उन्होंने कह दिया कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, जो भी इस गिरोह में होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप प्रधानमंत्री जी के बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हैं। और ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि ये जो नीट का कांड है, ये भारत के इतिहास में ये एक ऐसा मोड़ होने वाला है कि आने वाली पीढ़ी को इतना बड़ा राहत मिलेगा। ये पूरा एक सफाई अभियान होने वाला है। ये लंबे कालखंड से जो गिरोह इस देश में काम कर रहा था, वो गिरोह का पर्दाफाश होने जा रहा है और कानून भी बन गया है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। देख लीजिएगा। परीक्षा अविलंब रद्द हो। चलिए, हेमलाल जी की मांग है भाई परीक्षा अविलंब रद्द हो। छात्रों की भी यही मांग है कि परीक्षा अविलंब रद्द हो। अगर प्रश्न पत्र लीक हुए हैं 100 बच्चे तो केवल झारखंड बिहार के बताए जा रहे हैं जिनके पास परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र आ चुके थे और बाकायदा उसका आंसर शीट भी तैयार कर लिया गया था। सीबीआई रॉकी को तलाश कर रही है, रॉकी कौन है, कहां रहता है, छानबीन चल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मामले छात्रों के भविष्य से जुड़े हैं, देश के भविष्य से जुड़े हैं, उस पर सर्वदल को मिलकर सहमति से एक निर्णय लेना चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो, व्यक्ति चाहे कोई भी हो, संस्था चाहे कोई भी हो, कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। कानून बना है, देखते हैं पालन में क्या व्यवधान आते हैं और किस तरीके से पालन आसान होता है। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ झामुमो से हेमलाल मेहता साहब थे, हेमलाल जी धन्यवाद आपका। कांग्रेस से राजीव रंजन साहब थे, राजीव जी बहुत धन्यवाद आपका। आसू से विजय साहू जी थे, विजय जी धन्यवाद आपका। और भाजपा से अविनेश कुमार जी थे, आपका बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद, बहुमूल्य समय निकाला आप लोगों ने। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।